हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस्ड के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, तीनों क्वेश्चंस ये हमने लिए हैं जेई एडवांस 2024 पेपर 1 से, जिसमें से एक क्वेश्चन तो एमसीक्यू है और बाकी दोनों क्वेश्चंस कैसे हैं, एमएसक्यू हैं। और ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड हैं। तो चलो अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच ईच कॉम्प्लेक्स इन सेट 1। हमें चारों ऑप्शन में सेट 1 दिया है और सेट 1 में हर जगह हमें दो दो कॉम्प्लेक्स गिवन है। वो हर एक कॉम्प्लेक्स क्या शो करना चाहिए, वो हर एक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना चाहिए। ओके, सो हम ऑप्शन ए पर आते हैं। ऑप्शन ए में सेट 1 में क्या गिवन है, NiCO4। क्या गिवन है, NiCO4। NiCO4 ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें जो सारे लिगेंड्स लगे हैं, निकल तो मेटल है यहाँ पर, लेकिन CO कार्बन मोनोक्साइड, ये क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर लिगेंड है। ये सारे के सारे सेम है ना, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो कभी भी शो नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए तो हमारे से मतलब आउट हो गया है। तो अब देखते हैं बी में क्या है। बी में सेट 1 में पहला दिया है COEN। कोबाल्ट यहाँ पर मेटल है और EN क्या होता है, इथिलीन 1,2 डाइमीन, जो कि क्या यहाँ पर लिगेंड है। NH3 क्या है, अमोनिया। ठीक है, एंड देन दिस इज Cl2। तो हमारे पास लिगेंड है यहाँ पर EN है। EN कैसा लिगेंड होता है, बाइडेंटेट लिगेंड होता है। EN कैसा लिगेंड होता है, बाइडेंटेट लिगेंड होता है। 2 बार अमोनिया लगा है और 2 बार Cl लगा है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। यहाँ पर कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। तो 6 वाले में जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, वहाँ पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख सकते हैं। और देखने के बाद हमें ये देखना है कि NH3 जो है 2 बार है और Cl2 क्या है, 2 बार है। तो हम यहाँ पर सिस ट्रांस तो आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और आगे बात करते हैं PdCl2 PPH3 का ट्वाइस। यहाँ पर पैलेडियम तो क्या है, मेटल है, और क्लोरीन और PPH3 जिसको हम लोग PPH3। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पर लिगेंड्स हैं Cl एंड PPH3। ठीक है, इसको हम लोग फोस्फीन भी बोलते हैं। और अब हमें देखो, यहाँ पर एक क्लोरीन मोनोडेंटेट होता है तो, और एक फोस्फीन भी मोनोडेंटेट होता है। तो यहाँ पर टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 चांसेस होते हैं। एक तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, या तो वो टेट्राहेड्रल हो या फिर वो स्क्वायर प्लेनर हो। या तो हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा हो, टेट्राहेड्रल हो, या फिर हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा हो, स्क्वायर प्लेनर हो। टेट्राहेड्रल वाले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म GI को शो नहीं करते हैं, लेकिन जो स्क्वायर प्लेनर वाले होते हैं वो GI को शो कर सकते हैं अगर अलग अलग लगे हैं। पैलेडियम के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो स्क्वायर प्लेनर होते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो स्क्वायर प्लेनर होंगे, और वो स्क्वायर प्लेनर है तो अब चेक करने की GI शो कर रहा है या नहीं कर रहा। 2 अलग अलग है ना, तो दोनों Cl को साथ में लगा दो तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, सिस हो जाएगा। और दोनों Cl को जब आप ट्रांसफर लगा दोगे, अपोजिट लगा दोगे 180 डिग्री के एंगल पर, तो वो कैसा हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली बी ऑप्शन में सेट 1 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रहा है। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब 2 कॉम्प्लेक्सेस इन सेट 2 आर आयनाइजेशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो सेट 2 में ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स हैं ये दूसरे के आयनाइजेशन आइसोमर्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये आयनाइजेशन आइसोमर नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहे हैं मुझे, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट आइसोमर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सेट मतलब ऑप्शन बी हमारे से बाहर हो गया है। अब देखते हैं COD। सी में जो सेट 1 है, सेट 1 को तो क्या शो करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3 अमोनिया लगे हैं, 3 NO2 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं,
तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पर, ये मोनोडेंटेट होते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर 6। ठीक है, तो ये यहाँ पर जब 3 अलग अलग मिल जाते हैं तो ये फेशियल और मेरिडोनियल शो कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें आराम से GI मिल जाएगा। और यहाँ पर भी देखो कोबाल्ट, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कैसे 2 बार EN लगा है और एक EN क्या होता है, बाइडेंटेट लिगेंड होता है, और Cl कैसा होता है, वो मोनोडेंटेट होता है। तो यहाँ पर तो हम GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकते हैं, ठीक है। और सेट 2 में क्या दिया इन्होंने, यहाँ पर सेट 2 में दिया ये क्या है, एक दूसरे का आयनाइजेशन आइसोमर्स है। बेसिकली कैसे पता चला हमें, यहाँ पर देखो ये जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट में हमें Cl दिख रहा है पहले और दूसरा में Cl बाहर है, ठीक है। यहाँ पर SO4 बाहर है और यहाँ पर SO4 माइनस अंदर है, SO4 2 माइनस। सो बेसिकली ये क्या है, एक दूसरे के आयनाइजेशन आइसोमर है। तो ऑप्शन सी हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, तो हम ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। बट एक बार के लिए हमें ऑप्शन डी को भी चेक कर लेना चाहिए फॉर आवर सेफ्टी। तो सेट 1 को देखो, सेट 1 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर रहा, क्योंकि कम से कम 2 Cl होते हैं ना यहाँ पर, NH3 तो 4 हो जाते और Cl 2 हो जाते, तो यहाँ पर GI शो कर देता, ठीक है। अकेला Cl नहीं शो कर पाएगा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमें दिखाई दे रहा है कौन से चैप्टर का, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का दिखाई दे रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का क्वेश्चन है और MSQ है, और MSQ में तो पार्शियल मार्किंग भी होती है, तो हमें वो थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है एग्जाम में। सो अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज आर, लिख भी दिया इज आर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कौन सा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट, मतलब वो निकाल देता है क्या, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो सबसे पहले कौन सा मॉडल आया था, जे थॉमसन का मॉडल, उसके बाद आया था रदरफोर्ड मॉडल, और उसके बाद कौन सा मॉडल आया था, बोहर मॉडल। बोहर मॉडल ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो डिफाइंड है अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। लेकिन फिर उसके बाद हमारे पास आए हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का पाथ डिफाइंड नहीं है, इलेक्ट्रॉन किसी टाइम पर कहीं पर भी हो सकता है। आपकी बॉडी एटम से बनी है, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन है वो हो सकता है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी आपसे 1000 किलोमीटर दूर होने की भी, मिलने की भी हो सकती है। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कहाँ पर नहीं है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही डिफाइंड नहीं है, तो उसका पाथ कैसे डिफाइंड होगा। सो क्या कह रहा है ऑप्शन 1, ऑप्शन ए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ बिल्कुल, जो हम बोल रहे हैं वो इस, मतलब ये जो हमारे स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रॉन का डेफिनेट पाथ होता है उसको रूल आउट कर रहा है, मतलब कि उसको गलत प्रूव कर रहा है। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। बी पर आते हैं। बी क्या कह रहे हैं, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम। अगर एक एटम के 2s ऑर्बिटल कहाँ मिलेगा, सेकेंड शेल में मिलेगा, इज लोअर देन, जो 2s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसकी एनर्जी जो होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम दैट इज इनफाइनाइटली। हाँ, जो इनफाइनाइटली दूर मिलता है उसकी एनर्जी तो ज़्यादा ही होती है। इलेक्ट्रॉन देखो, एनर्जी कम का मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा। न्यूक्लियस के पास जितना ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के पास होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। स्टेबिलिटी ज़्यादा मतलब एनर्जी क्या होनी चाहिए, उसकी कम होनी चाहिए। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर मिल रहा है, तो आप समझ जाओ, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है तो वहाँ पर, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है तो
एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। ठीक है, ऑप्शन सी पर आता है। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू, मतलब according to Bohr model the most negative energy value for an electron is given by n is equal to 1 which corresponds to the most stable orbit। बिल्कुल ठीक बात है। बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जो n इज इक्वल टू 1 होता है, हाइड्रोजन एटम के लिए ले लो, उसकी एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। n इज इक्वल टू 2 की एनर्जी कितनी होती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी किस साइड मिल रही है, जितना ज़्यादा n की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और n जीरो तो होता नहीं है, तो मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू कहाँ पर मिल रही है हमें, n इज इक्वल टू 1 पर मिल रही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी क्या है, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n। बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, 2.18 इंटू 10⁶ z अपॉन में n मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला याद रखना होता है हमें। इसमें क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। n की वैल्यू बढ़ेगी तो वेलोसिटी कम होनी चाहिए। सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। सो आर करेक्ट आंसर्स आर ए, बी एंड सी। और ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 भी देखना चाहते हो कि हमने उनमें क्या डिस्कस किया है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कंसीडर होते हैं, काफ़ी कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन तो लग रहा है हमें ऑर्गेनिक का। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन कह रहा है रिएक्शन ऑफ, मतलब सीक्वेंस वाला क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि इसमें PQRS की बात कर रखी है। रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ओके, सो ये जो होता है ये बेंजीन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, उसकी रिएक्शन O2 के साथ कराते हैं। ओके, सो ये जो रिएक्शन है ये जो आपका NCERT में चैप्टर है अल्कोहल फिनोल ईथर, वहाँ से दी गई है। तो उसमें आपके पास मतलब जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है उसको क्यूमीन भी बोलते होते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की जगह पर ऐसे ये परऑक्साइड बॉन्ड बन जाता है। फिर हम क्या करा रहे हैं, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद H3O+। तो हम यहाँ पर H3O+ के साथ रिएक्शन करते हैं। बहुत फेमस रिएक्शन है, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि यहाँ पर फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये क्या आपके पास फिनॉल प्लस में साथ में एक प्रोडक्ट बनता होता है जिसको इन्होंने लिखा हुआ है P, वो क्या है, एसीटोन। एसीटोन बनता है। सो आर P इज, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि P क्या है, यहाँ पर P हमारा P इज एसीटोन। ओके, तो अब ये जो P है, ये जो P है, ठीक है, P की रिएक्शन करा रखी है Cl2 के 3 इक्विवेलेंट के साथ, और क्या बन रहा है हमारे पास, Q बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा CCl3। ये क्या है हमारा कंपाउंड Q। सो Q इज CH3 C डबल बॉन्ड O CCl3। और ये जो हमारे पास Q है, Q इज दिस ट्रीटमेंट ऑफ Q विद, अच्छा ठीक है, इसकी अब ये सॉरी Q क्या हमारे पास, Q है यहाँ पर CCl3 है। Q की रिएक्शन ट्रीटमेंट ऑफ Q विद CaOH का होल्ड है। CaOH का होल्ड वाइज मतलब ये बेस है, बेस का मतलब हमारे पास यहाँ पर OH माइनस होगा। ये OH माइनस इस कार्बन कार्बन पर अटैक करेगा। सो क्या बन जाएगा, CO नेगेटिव OH एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा CCl3। ठीक है, अब ये इधर वापस आएगा और ये CCl3 एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो वो बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस में C नेगेटिव Cl3। अब ये C नेगेटिव Cl3 इस वाले से अपना हाइड्रोजन ले लेगा, तो क्या बनेगा CH3CO
O नेगेटिव प्लस में CHCl3, ये बन गया क्लोरोफॉर्म। ये क्या हमारे पास कंपाउंड R, और ये अकेला तो रहेगा ही नहीं, आयनिक फॉर्म में रहेगा, तो ये किसकी तरह एग्जिस्ट करेगा, Ca के साथ एग्जिस्ट करेगा, इसकी 2 यूनिट, और यहाँ पर ये Ca, ये क्या है हमारे पास कैल्शियम सोल्ट S। सो आर कंपाउंड R कौन है CHCl3, S क्या है हमारे पास कैल्शियम सोल्ट CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर 2Ca। ओके, सो अब ऑप्शंस चेक करते हैं। रिएक्शन ऑफ P एंड R, एक बार के लिए, रिएक्शन ऑफ P एंड R, तो P था ये, और R है ये, तो यहाँ पर हम क्या करा सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ, अच्छा ठीक है KOH, भाई मैं सोचूं क्या बोल रहे हैं, इनकी रिएक्शन कैसे, KOH, तो ये जो CHCl3 है, ये जो KOH क्या है यहाँ पर, KOH किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा, तो ये क्या कर लेगा, इसको ये जो H है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना CHCl3 वाला, उसको एब्सॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ पर C नेगेटिव Cl3 बन जाएगा, मतलब ठीक है। और तो हमारे पास क्या जनरेट हो गया है, C नेगेटिव CCl3। अब हाँ, अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है और ये इस पर अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CO नेगेटिव CH3 एंड यहाँ पर CCl3 आ जाएगा। लास्ट में क्या बोला, एसिडिफिकेशन, मतलब आप इसका क्या करा रहे हो, न्यूट्रलाइजेशन करा रहे हो, वर्कअप करा रहे हो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा लास्ट में OH, और यही बना रखे हैं इन्होंने यहाँ पर, तो ऑप्शन A तो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू ऑप्शन A करेक्ट है। नाउ रिएक्शन ऑफ R तो क्या है हमारे पास, क्लोरोफॉर्म विद O2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स फॉस्जीन गैस, बिल्कुल ठीक है, NCERT में रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट Q रिएक्ट्स विद एक्वस NaOH, Q की रिएक्शन जब आप एक्वस NaOH के साथ कराओगे, बेस के साथ कराओगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा Cl3C। अच्छा ठीक है, तो हम एक बार करा के देख लेते हैं कि ये ठीक है भी या नहीं है। तो हमारा ये जो Q है हमारा ये CH3C डबल बॉन्ड O CCl3, इसकी रिएक्शन जब आप NaOH के साथ कराओगे, तो NaOH तो क्या है हमारा बेस है, तो बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल किसी की तरह भी हम एक्ट करा ही सकते हैं। यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कराना होगा, तो OH माइनस को अटैक करा दो, तो क्या बन जाएगा CH3CO नेगेटिव CCl3, ठीक है। उसके बाद O माइनस, ये इधर आएगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो ये बनेगा CH। अच्छा, तो वैसी रिएक्शन जैसे इन्होंने प्रिपरेशन कराई थी, C नेगेटिव Cl3 निकलेगा, जैसे हमने कैल्शियम वाली रिएक्शन कराई थी वही सेम करा रखी, तो यहाँ पर O नेगेटिव Na प्लस रह जाएगा और यहाँ पर CHCl3 बन जाएगा। नहीं तो ये तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ये तो रॉन्ग है। जैसे कैल्शियम की, मतलब इन्होंने Q से जैसे R और S की प्रिपरेशन कराई थी ना, वही रिएक्शन पूछ ली इन्होंने, बट वहाँ पर कैल्शियम का बेस दे दिया था, यहाँ पर सोडियम का बेस दे दिया। नेक्स्ट S अपॉन हीटिंग गिव्स P। S, हाँ ये ठीक है, S है ये, इसको जब आप हीट करोगे तो P मिल जाएगा, एसीटोन मिल जाएगा यहाँ पर, और साथ में क्या मिल जाता है हमको, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है ये JEE एडवांस के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।